क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि यह टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इतना असेंशियल टॉपिक है कि बार इससे क्वेश्चन भी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इसके अलावा ये टॉपिक बार बार आपके काम में भी आएगा, चाहे आप लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म पढ़ रहे हो या हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म पढ़ रहे हो। तो चूँकि हमें इसे बार बार काम में लेना ही है, तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जब भी किसी सिस्टम को, किसी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करना होता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है, ये ऑलरेडी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब भी आप किसी सिस्टम को डिफाइन करने जाएंगे तो आप उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को काम में लेते हैं, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिसके अबाउट उस पार्टिकल की स्टडी की जा सके। वेल, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यह बताता है कि उस पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी। अगर किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 2 पैरामीटर की ज़रूरत है तो उस सिस्टम के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, और अगर सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत है तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इसके अलावा अगर दूसरे वे में इसको डिफाइन किया जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करता है कि उसके कितने तरह के मोशन पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, इस सिस्टम की बात करें, इस चौक की, तो ये चौक एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, वाई एक्सेस की डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, और जी एक्सेस की डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। तो इसके ट्रांसलेशन के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, वाई एक्सेस के अलॉन्ग और जी एक्सेस के अलॉन्ग। तो जितने इसके मोशन पॉसिबल हैं उतने ही उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। बट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिफाइन नहीं किए जाते हैं, बल्कि रोटेशन के लिए डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एक्सेस को, इस चौक को इसके सेंटर से होकर गुजरने वाले एक्सेस के अबाउट रोटेट किया जाए तो ये भी इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। तो रोटेशन के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे एक सिस्टम एक्स एक्सेस के अबाउट अगर रोटेट हो रहा है तो वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट हो सकता है या जी एक्सेस के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ 3 रोटेशन के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तीनों एक्सेस के अबाउट। इसके अलावा कुछ सिस्टम्स के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिफाइन किए जाते हैं, बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो स्पेशलाइज्ड भी है। इसलिए इन जनरल जब हम सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो वहाँ हम सिर्फ उसके ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी काउंट किया जाता है जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया हो। सो इस लेक्चर में और क्लासिकल में जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो हम इन्हीं 2 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे होंगे, इधर उसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से या फिर रोटेशनल मोशन की वजह से। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। Degree of freedom. Well, the minimum number of independent variables required to specify the position of a dynamic system is called number of डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट समझने के लिए है कि किसी भी डायनेमिक सिस्टम को के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी वही उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमेशा ही जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन दोनों की वजह से होगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन प्लस ड्यू टू
रोटेशन मोशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सिस्टम का कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन होगा। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, पार्टिकल इन अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में एक पार्टिकल है, फॉर अ पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? सोचिए और बताइए कि एक सिंगल पार्टिकल है स्पेस में, फ्री स्पेस में, उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? वेल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो पार्टिकल है वो स्पेस में कितने मोशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं ये चौक एक सिंगल पार्टिकल है। ये सिंगल पार्टिकल है नहीं, ये एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। सिंगल पार्टिकल मीन्स इंडिविजुअल एक पार्टिकल है और उसे फ्री स्पेस में छोड़ दिया गया है। अब इसके कितने मोशन पॉसिबल हो सकते हैं? अब एक्स एक्सेस के अलावा मूव कर सकता है, क्योंकि फ्री स्पेस है तो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, तो पार्टिकल स्पेस में एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई एक्सेस में मूव कर सकता है और जी एक्सेस में भी मूव कर सकता है। तो 3 तो ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ही होंगे। एक फ्री पार्टिकल क्या अपने एक्सेस पर रोटेट कर सकता है? जैसे अगर ये एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस के अबाउट, या वाई एक्सेस के अबाउट, या जी एक्सेस के अबाउट। अगर एक फ्री पार्टिकल अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है तो इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने चाहिए रोटेशन के लिए भी। ऐसे में टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने चाहिए एक फ्री पार्टिकल की। लेकिन ऐसा है नहीं। एक फ्री पार्टिकल के डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होते हैं और तीनों के तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होते हैं। एक फ्री पार्टिकल का रोटेशनल मोशन की वजह से कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज 3 एंड ड्यू टू ट्रांसलेशन। अब सवाल यह है कि एक फ्री पार्टिकल अपने एक्सेस पर रोटेट क्यों नहीं कर सकता? जब फ्रीली मूव करने के लिए फ्री है बिल्कुल, तो अपने एक्सेस पर भी तो रोटेट कर सकता है, बट ऐसा है नहीं। और इसकी वजह है क्वांटम मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, एक सिंगल पार्टिकल नॉर्मली एक स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जब भी आप वेव फंक्शन लिखते हैं तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑर्बिट में होता है तो उसके लिए जो वेव फंक्शन दिया जाता है फॉर हाइड्रोजन एटम, वेव फंक्शन ऑफ spherical symmetric ground state psi r theta phi equals to n e to the power minus r upon a। कुछ इस फॉर्म का दिया जाता है। यहाँ n की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया क्योंकि जरूरत भी नहीं है, कुछ इस फॉर्म में आती है। वेल, ये हमने क्यों लिखा है? एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो कि जस्ट एनालॉगस है टू एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के जो कि हाइड्रोजन एटम में मूव कर रहा है। नाउ ध्यान दें तो हाइड्रोजन एटम में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ग्राउंड स्टेट में है, जो कि एक स्फेरिकल सिमेट्रिक स्टेट होती है, इस वेव फंक्शन को ऑक्यूपाई करता है। अगर वो सिंगल पार्टिकल अपने एक्सेस पर रोटेट हो तो उसका वेव फंक्शन भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी 2 स्टेट के बीच में डिफरेंस आप तभी कर सकते हैं, या 2 पार्टिकल के बीच में डिफरेंस तभी कर सकते हैं जब उन दोनों पार्टिकल या दोनों स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन अलग अलग हो। अगर दोनों स्टेट या दोनों पार्टिकल सेम वेव फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं, दोनों स्टेट या दोनों पार्टिकल के लिए सेम वेव फंक्शन आ रहा है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं, बल्कि वो दोनों सेम ही कहलाएंगे। मान लेते हैं कि उस सिंगल पार्टिकल को हम अपने एक्सेस पर रोटेट कर देते हैं। नाउ जब भी आप हाइड्रोजन एटम में किसी भी तरह का रोटेशन, चाहे वो थीटा या फाई के साथ करेंगे, तो क्या वेव फंक्शन चेंज होगा? मान लेते हैं कि हम वेव फंक्शन में एक रोटेशन लगाते हैं जिससे नया एंगल थीटा प्राइम है और ये फाई प्राइम है। हम दोनों ही एंगल पे रोटेशन लगाते हैं। नया वेव फंक्शन क्या होगा? n e to the power minus r upon a, क्योंकि इस वेव फंक्शन में ना तो थीटा की कोई टर्म है और ना ही फाई की कोई टर्म है।
दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक हाइड्रोजन एटम अपने स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्राउंड स्टेट में मौजूद है तो उसमें किसी भी तरह का रोटेशन कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनाता, क्योंकि उसके वेव फंक्शन पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि एक सिंगल पार्टिकल हमेशा ही एक स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप बनाएगा और इस तरह के पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो थीटा और फाई पर डिपेंडेंट ही नहीं होगा। ऐसे में भले ही वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी क्यों ना हो जाए, उस रोटेशन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए कभी भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए अपने एक्सिस पर रोटेशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाते। यही वजह है कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और वो तीनों के तीनों उसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है, उसके अपने एक्सेस पर रोटेशन की वजह से कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। तो आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए। तो ये तो बात हुई एक सिंगल पार्टिकल की जो कि फ्री स्पेस में हो। अगर एक सिंगल पार्टिकल की जगह n पार्टिकल हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? फॉर n पार्टिकल, एक के लिए 3 है तो n पार्टिकल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ सभी पार्टिकल एक दूसरे से अलग है, कोई किसी से किसी भी तरह के बॉन्ड या पोटेंशियल से जुड़ा हुआ नहीं है, तभी वो फ्री स्पेस कहलाएगा। तो n पार्टिकल्स के लिए सिंपली 3n के इक्वल होगा। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर सिस्टम में एक, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे। जैसे दो पार्टिकल या तो फ्री होंगे अगर फ्री स्पेस है, अदरवाइज वो एक डायटोमिक बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। दैट मीन्स दो इंडिविजुअल एटम्स एक दूसरे से जुड़कर एक डायटोमिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में चेंज हो जाता है। ठीक है। सो फॉर ये तो फ्री स्पेस की बात हुई। फॉर ए सिस्टम, किसी सिस्टम में जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद है या नंबर ऑफ कांस्टेंट्स मौजूद है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मली इस फॉर्मूले से दिया जाता है 3n माइनस k, जहां n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है के नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये जो 3 है ये 3 डायमेंशन को डिफाइन कर रहा है। ध्यान रखें, अगर डायमेंशन चेंज हो जाता है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और k नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट बढ़ते जाएंगे वैल्यू घटती चली जाएगी, टोटल वैल्यू, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी घटता चला जाएगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक सिंगल पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। वन पार्टिकल। अब सिस्टम में एक ही पार्टिकल है तो उसका अकेले का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और उस पर किसी तरह का कोई पोटेंशियल या कोई कांस्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि और कोई पार्टिकल है नहीं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली 3 टाइम्स 1 माइनस 0, क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है तो सिंपली 3 ही होगा, और तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होंगे। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों रोटेशन मोशन नहीं होगा। बट अगर सिस्टम में 2 पार्टिकल हो तो, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है तो यहां पर 2 केसेस हो सकते हैं। पहला ये कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे से फ्री हो, तो उस केस में तो 3 टाइम्स 2 माइनस 0, क्योंकि दोनों फ्री है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। नाउ ये 6 कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए वो टोटल 6 हुआ है। ऐसा नहीं कि 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन होंगे, बल्कि 6 का मतलब है 3 इसके हैं और 3 इसके हैं, और ये 6 के 6 ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े हुए हो ना। अब सिनेरियो अलग होगा। स्पेस 3D ही है, पार्टिकल 2 है, लेकिन एक कांस्टेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। सो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के, अब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम तीनों डायरेक्शन में x, y और g एक्सेस में ट्रांसलेशनल मोशन तो कर सकता है,
तो 5 में से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ट्रांसलेशन की वजह से है और बाकी के जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रोटेशन की वजह से है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इस कांस्टेंट की वजह से कैंसिल हो गया है रोटेशन का, इसलिए अब टोटल 5 बचे हैं, 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के। अगर 3 पार्टिकल का सिस्टम है तो 3 टाइम्स 3 कितने कांस्टेंट्स यहां अप्लाई हो रहे हैं? 3, 6, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन के। 4 पार्टिकल सिस्टम हो तो थ्री टाइम्स 4 माइनस कितने कॉन्स्टेंट्स हो गए? 4, 2, 6, 6। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप डिस्कस कीजिएगा, सोचिएगा इस बारे में और अपना आंसर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं कि अगर 3 पार्टिकल सिस्टम इस नॉन लीनियर शेप में अगर जुड़े हुए हैं तब तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, लेकिन अगर यही 3 पार्टिकल एक लीनियर शेप में जुड़े हुए हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप सोचिएगा इस बारे में। 3 पार्टिकल सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स लीनियर शेप में जुड़े हुए हैं, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा और कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का होगा और कौन से रोटेशन के होंगे, ये भी बताइएगा। तो ये जस्ट आपके लिए क्वेश्चन है, इस बारे में आप सोचें। तो अभी हमने फ्री पार्टिकल के लिए और एक सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट किया है जब वो सिस्टम या पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा हो। लेकिन अगर सिस्टम या पार्टिकल 3 डायमेंशन के अलावा किसी डी डायमेंशन स्पेस में मूव कर रहा हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करते हैं कि 3 डायमेंशन के अलावा अगर नंबर ऑफ डायमेंशन हो सिस्टम के स्पेस के तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। ठीक है, सो अभी तक तो हम सिंगल पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, रिजिड बॉडी की बात करते हैं। रिजिड बॉडी इन फ्री स्पेस। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक रिजिड बॉडी है, यही एक रिजिड बॉडी है और इसका हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। अब नॉर्मल स्पेस तो 3 डायमेंशन होते हैं, बट स्पेस को अगर हम कंसीडर करने जाएं तो अलग अलग डायमेंशन का भी कंसीडर कर सकते हैं, 2 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 10 डायमेंशन या डी डायमेंशन। तो उस केस में इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? सबसे पहले 3 डायमेंशन में बात करते हैं। ये एक रिजिड बॉडी है तो इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। कौन कौन से? एक्स एक्सेस में ट्रांसलेशन की वजह से, वाई एक्सेस में ट्रांसलेशन और जी एक्सेस में ट्रांसलेशन मोशन। तो टोटल 3 तो ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। इसके अलावा एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेशन, वाई एक्सेस के अबाउट रोटेशन और जी एक्सेस के अबाउट रोटेशन। तो 3 ही रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ध्यान रखें ये पार्टिकल नहीं, एक रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें रोटेशन मोशन भी पॉसिबल होगा। तो इस तरह से टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है 3 डायमेंशन में। लेकिन अगर इन जनरल बात करें, डी डायमेंशन की बात करें, तो एक रिजिड बॉडी के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? सो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डी स्पेस, ये हो जाएगा डी प्लस 1 ओवर 2। एग्जाम्पल के लिए बात करें, इन 3D स्पेस
तो 3D स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 4/2 6, जाहिर सी बात है 3 ट्रांसलेशन के और 3 ही रोटेशन के होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी तक तो हम एक फ्री पार्टिकल के लिए और एक फ्री सिस्टम के लिए बात कर रहे थे, एक रिजिड बॉडी के लिए बात कर रहे थे, बट जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए होते हैं कि एक पार्टिकल या एक डिस्क किसी पर्टिकुलर कर्व पर मूव कर रहा हो या एक सरफेस पर मूव कर रहा हो तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो हम कुछ अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि उसको डिफाइन करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है। स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम से। सबसे फर्स्ट है सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये m मास का बॉब है जो L लेंथ के स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और एट पर्टिकुलर टाइम ये किसी थीटा एंगल पे है। हमें बताना है कि इस सिंपल पेंडुलम के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। सो जाहिर सी बात है, जब आप एक सिंपल पेंडुलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत है आपको, या उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत है। इस पर्टिकुलर सिस्टम पर ध्यान दें तो एक सिंपल पेंडुलम में यह अज्यूम किया जाता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फिक्स होती है, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स ये जो L है वो फिक्स रहेगा। अब इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए चूंकि हमने 2 ही पैरामीटर डिफाइन किए हैं, L और थीटा, उसमें से भी L जो है वो फिक्स है, वेरी नहीं कर रहा है, तो उसके मोशन पर इसका कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। सिर्फ एक ही पैरामीटर थीटा है जो वेरिएबल है और इसी थीटा पैरामीटर के वेरिएशन से इसका पूरा मोशन डिफाइन किया जा सकता है। सो एक सिंपल पेंडुलम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 होता है और वो भी उसके थीटा एंगल की वजह से, ना कि L की वजह से। सो एक सिंपल पेंडुलम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा और वो भी ड्यू टू थीटा एंगल। ऑलराइट, सेकेंड, एक डबल पेंडुलम के लिए ये तो बात हुई एक सिंपल पेंडुलम की। डबल पेंडुलम के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए या कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ये एंगल φ1 पे है और ये एंगल φ2 पे है। अगेन L1 और L2 लेंथ फिक्स है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती है पेंडुलम के केस में, तो L1 और L2 फिक्स होंगे। सिर्फ φ1 और φ2 2 ही पैरामीटर हैं जो इसके पूरे मोशन को डिफाइन करने में कैपेबल हैं और यही दोनों इसके पूरे मोशन के दौरान चेंज भी हो रहे होंगे। सो एक डबल पेंडुलम के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 2 होता है और वो दोनों φ1 और φ2 हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डबल पेंडुलम इज 2 ड्यू टू φ1 एंड φ2। नेक्स्ट है particle moving along a straight wire. ये एक्सेस है एक्स वाई और एक पार्टिकल है जो एक वायर जो कि थीटा एंगल पे है, इस वायर पर मूव कर रहा है।
दैट मीन्स वायर के अलॉन्ग अप एंड डाउन मूव कर रहा है और हमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। सोचिए इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होगी। वेल, इस पूरे सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो दो पैरामीटर हैं, आर और थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, तो आर और थीटा दो पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं। उसमें से भी थीटा एंगल फिक्स है, चाहे पार्टिकल यहां पे हो या यहां पे हो, वो एंगल थीटा पे ही होगा, क्योंकि वायर मूव नहीं कर रहा, सिर्फ पार्टिकल वायर के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो एंगल थीटा फिक्स है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट होगा नहीं, सिर्फ एक आर ही है जो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसके आर जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कम या ज़्यादा होता रहेगा, और उस केस में आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है ड्यू टू आर। नेक्स्ट सिस्टम है एडवुड मशीन। एक एडवुड मशीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सबसे पहले एक एडवुड मशीन ड्रॉ करते हैं। एक एडवुड मशीन में एक डिस्क से होकर स्ट्रिंग के जरिए, एक पुली से होकर एक स्ट्रिंग के जरिए मासेस को लटकाया गया है। m1 और m2 मासेस हैं। डिस्क अपनी जगह पे फिक्स है, सिर्फ ये मासेस मूव कर रहे हैं इस स्ट्रिंग के थ्रू। हमें इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं। वेल, आप चाहें तो यहां पर एक्सेस ड्रॉ कर लें, ये 3 एक्सेस हो जाएंगे, x, y और g एक्सेस। और अब इस सिस्टम के मोशन पर ध्यान दें तो जब ये मास m1 ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो m2 नीचे की तरफ जाएगा, और जब m2 ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो m1 नीचे की तरफ जाएगा। और दोनों ही केस में जो पैरामीटर चेंज हो रहा है वो हो रहा है g एक्सेस के अलॉन्ग इनकी हाइट। सिर्फ एक ही पैरामीटर g एक्सेस है या g हाइट है इस पुली के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है, ना x एक्सेस पे कोई फर्क पड़ रहा है ना y एक्सेस पे कोई फर्क पड़ रहा है। दैट मीन्स इस एडवुड मशीन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, और ड्यू टू चेंज इन हाइट along g एक्सेस। इनसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक पार्टिकल है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर मूव कर रहा है। सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ये एंगल थीटा पे है। नाउ पार्टिकल जो है वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर मूव कर रहा है और हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? दो वेरिएबल पैरामीटर्स हैं r और थीटा, चूंकि हमने पोलर कोऑर्डिनेट काम में लिया है। बट उन दोनों में से भी r जो है वो फिक्स है, क्योंकि सर्कल है और सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है। तो r तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ थीटा ही है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा। तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक ही पैरामीटर की जरूरत है और वो है थीटा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, और वो भी ड्यू टू थीटा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या हो अगर सर्कल की जगह पर एक एलिप्स हो? पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ एलिप्स। ये एक एलिप्स है और इसके सर्कमफ्रेंस पर
एक पार्टिकल मूव कर रहा है। हमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, तो यहाँ सेंटर से डिस्टेंस r ले लेते हैं और ये एंगल थीटा है। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत होगी, आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है, तो सेंटर से डिस्टेंस लगातार चेंज होती रहेगी, तो r भी चेंज हो रहा है और थीटा एंगल भी चेंज हो रहा है। तो इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत 2 होगी ड्यू टू r एंड थीटा दोनों की वजह से। नेक्स्ट सिस्टम की बात करें, rolling of a disc without slipping। ये एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और ये रोल कर रही है इस सरफेस पर, लेकिन स्लिप नहीं, सिर्फ रोल कर रही है बट स्लिप नहीं हो रही। हमें इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? वेल, सिस्टम पर ध्यान दें तो डिस्क के रोल होने की वजह से r पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि r कांस्टेंट है, डिस्क है। सिर्फ जो वैल्यू वेरी कर रही है वो है थीटा, जिस थीटा एंगल के साथ ये रोटेट हो रही है, वही थीटा एंगल यहाँ पर चेंज हो रहा है। डिस्क अगर स्लाइड कर रही होती, स्लिप कर रही होती तो बात अलग होती, बट यहाँ वो स्लिप भी नहीं कर रही, सिर्फ रोटेट हो रही है अपने एक्सेस पे, तो जो उसके रोटेशन की एंगल होगा सिर्फ वही चेंज हो रहा है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज 1 एंड ड्यू टू थीटा एंगल। लेकिन क्या हो, डिस्क रोल करने के साथ साथ स्लिप भी कर रही हो, rolling of a disc with slipping। इस बार डिस्क रोल करने के साथ साथ स्लिप भी कर रही है, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? वेल, रोल करने की वजह से तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा क्योंकि थीटा में चेंज आएगा, लेकिन जब आप स्लिपिंग की बात कर रहे हैं कि वो स्लिप भी कर रही है, दैट मीन्स उसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन भी है। रोटेशन की वजह से तो रोटेशनल मोशन हुआ है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, बट उसके स्लिप करने की वजह से उसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन भी इंक्लूड होगा, और इस ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आएगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज 2, एक रोटेशन की वजह से और दूसरा ट्रांसलेशन की वजह से। इसे नोट कर लीजिए। अब हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर क्वेश्चन बेस्ड पूछे गए थे। सबसे पहले बात करते हैं the dimension of phase space of 10 rigid diatomic molecule is, well, एक 10 डायमेंशनल फेज स्पेस है जिसमें 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल रखे गए हैं। हमें इस स्पेस के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए नंबर ऑफ डायमेंशंस बताने हैं कि कितने डायमेंशंस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कितना होगा?
अभी हमने कैलकुलेट किया था, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइम्स, डायटोमिक है तो 2 पार्टिकल होंगे 2 माइनस डायटोमिक मॉलिक्यूल एक कांस्टेंट के जरिए आपस में जुड़ा होता है, सो 1 दिस इज 5। सो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के को एक्सप्लेन करने के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बल्कि फेज स्पेस है, और एक फेज स्पेस में ईच पोजीशन एक्सेस के साथ साथ एक मोमेंटम का एक्सेस भी इंक्लूडेड होता है। तो एक्स एक्सेस है तो उसके साथ पी एक्स एक्सेस भी होगा, और एक वाई एक्सेस है तो उसके साथ एक पी वाई एक्सेस भी होगा। सो अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सप्लेन करने के लिए 5 पैरामीटर की जरूरत है, तो उसी डायटोमिक मॉलिक्यूल को फेज स्पेस में एक्सप्लेन करने के लिए 10 पैरामीटर की जरूरत होगी। 5 पोजीशन के पैरामीटर्स होंगे और 5 ही उनके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम के पैरामीटर्स होंगे। तो इस तरह से टोटल 10 पैरामीटर की जरूरत होगी। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक molecule in phase space, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 10। ठीक है, बट एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को नहीं बल्कि टोटल 10 डायटोमिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं। तो 10 अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सो फॉर 10 डायटोमिक मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम या डायमेंशन जो भी आप कह लें वो हो जाएगा 10 टाइम्स 10, 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 100 डायमेंशंस की जरूरत होगी इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम गेट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन गेट 21 में पूछा गया था। ए होप ऑफ मास m and radius r rolls without slipping along a straight line on a horizontal surface as shown in the figure. A point mass m slides without friction along the inner surface of the hoop, performing small oscillations about the mean position the number of degree of freedom of the system is, डायग्राम दिया गया है।
ये एक हुप है जिसका मास m है और रेडियस कैपिटल R है, जो कि रोल कर रही है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। सो इसमें सिर्फ रोलिंग मोशन है, स्लिपिंग नहीं है। बट इस हुप के अंदर एक पॉइंट मास m रखा गया है जो कि स्लाइड कर सकता है विदाउट फ्रिक्शन। ये m मास जो है वो अंदर के सरफेस पर बिना किसी फ्रिक्शन के स्लाइड करने के लिए फ्री है। तो इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अगर कुछ देर के लिए हम इस मास को छोड़ दें, भूल जाएं, तो जस्ट ये एक डिस्क है जो कि रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप बॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं, इस मास को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसके रोलिंग मोशन की वजह से ये मास इसके इनर सरफेस पर आगे पीछे मोशन करना स्टार्ट करेगा, जो कि एक ट्रांसलेशनल मोशन होगी, क्योंकि स्लिप कर सकता है ये कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो फिर रोलिंग मोशन होता है, बट चूंकि फ्रिक्शन नहीं है तो रोल करने की वजह ये ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन मोशन की वजह से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड होगा। सो इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एक इस पूरे हुप के अपने रोटेशन की वजह से, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मास के स्लाइडिंग मोशन की वजह से। तो टोटल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा है। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभार ही पूछा गया है, बट जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सिंपल होता है। जस्ट आपको सिस्टम को विजुअलाइज करना है, कौन कौन से पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, और मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेते हैं। ऐसा ना हो कि सिस्टम को आप सिलेंड्रिकल सिस्टम से सॉल्व करें और आप उसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लगा रहे हो, फिर वहां पे आप गलत हो जाएंगे। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आप उसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम सुटेबल है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करें। दूसरी चीज कि ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपके आने वाले दूसरे टॉपिकों में बार बार रिपीट होगा, तो वहां पर हम डायरेक्ट ये काम में लेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वहां ये चीज हम एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे कि इसमें किस किस मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम है या कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहा है। वो सारी चीजें हम ऑलरेडी अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2 क्लासेस आपकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी, जिसमें से फर्स्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस वाली क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास से हम सिलेबस वाइज चलेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है लैग्रैन्जियन फॉर्मूलिज्म, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।